नमस्कार दोस्तों। पिछले वीक में हुए सारे न्यूज़ को एक बार में कवर करने के लिए आप सभी का डेली इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ के 5वें एपिसोड में स्वागत है। और इंडिया के लिए पिछला वीक बहुत ही नेगेटिव रहा, लेकिन फिर भी हम लोग होप बनाए रखते हैं कि जो भी नेगेटिव न्यूज़ है उन सभी का पॉजिटिव एंड हो। तो इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला न्यूज़ है कतर को लेकर। इंडिया और कतर का रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है। कतर सऊदी अरेबिया के पास में एक छोटा सा देश है और कतर में पिछले साल 2022 का फुटबॉल वर्ल्ड कप भी हुआ था। तो कतर अभी सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि कतर ने इंडिया के 8 नेवी वेटरन्स को, यानी जो नेवी में पहले सर्व कर चुके हैं, उनको कतर ने डेथ सेंटेंस सुनाया है। तो अभी आप ये सोच होंगे कि इंडिया का नेवी वेटरन कतर में क्या कर रहा है। कतर का जो पॉपुलेशन है उसका 25% इंडियन से कंप्राइज करके बना है। मतलब इंडियंस कतर में जाके काम करते हैं और वहाँ से रेमिटेंसेज इंडिया को सेंड करते हैं। इंडिया के ये जो 8 नेवी वेटरन्स हैं, ये लोग भी इंडियन नेवी से रिटायरमेंट के बाद कतर में जाके एक प्राइवेट फर्म के लिए काम करने लगे थे। इंडियन नेवी में जो रिटायरमेंट का एज है वो बहुत कम है, 50 टू 53 के एज में रिटायरमेंट हो जाता है। और इसका रीज़न ये है कि जैसे जैसे एज बढ़ता है ह्यूमन रिफ्लेक्सेस धीरे धीरे स्लो होने लगते हैं। इसीलिए इंडियन नेवी को फास्ट रिफ्लेक्सेस वाले सोल्जर्स चाहिए। तो इसीलिए इंडियन नेवी अपना जो रिटायरमेंट का एज है उसको बहुत अर्ली रखा है। तो ये जो 8 नेवी वेटरन्स थे वो लोग कतर के एक फर्म अल दहारा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी में काम करते थे। और इस कंपनी का जो ओनर है वो एक ओमानी सिटीज़न है जिसका नाम है खामिश अल आज़मी। इस कंपनी का काम ये रहता था कि ये कतरी एमिरी नेवल फोर्स को अपना ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक और मेंटेनेंस का सर्विस प्रोवाइड करते थे। जैसे कि आप सभी को नाम से पता चल रहा है, ये कतरी एमिरी नेवल फोर्स, ये मतलब ये जो कतर का रॉयल फैमिली है उससे एसोसिएटेड है। और कतर ने इन 8 नेवी वेटरन्स को डेथ सेंटेंस क्यों सुनाया, ये अभी तक कतर ने भी डिस्क्लोज नहीं किया है। ये हम लोग के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी नहीं पता है कि इनके ऊपर क्या चार्जेस लगे हैं, क्या एलिगेशंस है इनके ऊपर, ये भी अभी तक हम लोग के गवर्नमेंट को नहीं पता। प्लस कतर इसको शेयर भी अभी तक नहीं कर रहा है। जैसे कि आपको बताऊं तो इन 8 नेवी वेटरन्स को पिछले साल सितंबर के महीने में अरेस्ट कर लिया गया था और 1 महीने तक इन लोगों को अकेले में पूछताछ किया गया, अकेले में रखा गया। फिर 1 महीने बाद अक्टूबर 2022 में इन लोगों को इंडियन काउंसलेट का एक्सेस दिया गया। मतलब इंडियन हाई कमीशन का कोई पर्सन आके इन लोगों से बातचीत कर सकता है, इसका परमिशन उन लोगों को मिला। उसके बाद से कतर का जो भी जुडिशियल है उन्होंने कुछ डिस्क्लोज नहीं किया कि इन लोगों को किस धारा के तहत अरेस्ट किया गया और इनके ऊपर क्या चार्जेस है और किसने लगाए हैं। इन 8 नेवी वेटरन्स को कतर का जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसने अरेस्ट किया था। और कतर का जो कोर्ट है उसने जब ये डेथ सेंटेंस दिया तो उन्होंने भी कुछ मेंशन नहीं किया कि इनके ऊपर क्या चार्जेस लगे और क्या चार्जेस प्रूव हो गए हैं। ये बेसिकली न्यूज़ एजेंसीज ने स्पेकुलेशन किया है कि ये 8 नेवी वेटरन्स कतर का जो एक नेवल प्रोग्राम है उसका स्पाई कर रहे थे और ये स्पाइंग कर रहे थे इजराइल के लिए। जैसे कि आपको बताऊं तो पिछले साल कतर और इटाली के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था जिसके तहत इटाली और कतर मिलकर सबमरीन मैन्युफैक्चर करने वाले थे जो कि बहुत ज़्यादा स्टेल्थ वाले सबमरीन थे। स्टेल्थ वाले सबमरीन यानी उन लोगों को रेडार में इजीली कैच नहीं किया जा सकता। तो एलिगेशन ये लगाया जा रहा है कि ये 8 नेवी पर्सन उस प्रोग्राम के रिगार्डिंग डेटा कलेक्ट कर रहे थे और इजराइल के सीक्रेट एजेंसी मोसाद को ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे थे। और आपको बताऊं तो कतर और इजराइल का जो रिलेशन है वो अभी तक स्टैब्लिश नहीं हुआ है। कतर के मुताबिक इजराइल नाम का कोई देश एग्जिस्ट ही नहीं करता है। कतर का जो कैपिटल है दोहा, वहीं पर हमास का ऑफिस है जिससे बाकी देश के लोग बातचीत करने के लिए जा सकते हैं और वहीं पे तालिबान का भी ऑफिस है। तो मतलब जितने भी इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उन सभी का मुख्यालय आपको कतर में मिलेगा। और ये जो 8 इंडियन नेवी वेटरन्स थे इन्हीं में से एक है कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, जिनको 2019 में प्रवासी भारतीय सम्मान मिला था। और ये अवार्ड बेसिकली पूर्णेंदु तिवारी को इसलिए दिया गया था क्योंकि ये इंडिया और कतर के बीच में जो रिलेशन है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प किए थे। और जब ये सम्मान कमांडर पूर्णेंदु तिवारी को दिया जा रहा था तब फॉर्मर कतार डिफेंस फोर्स इंटरनेशनल मिलिट्री कॉपरेशन के जो चीफ थे वो भी प्रेजेंट थे। तो इससे ये चीज़ साफ साफ दिखता है कि इंडिया और कतर दोनों इनको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे और दोनों देशों का ये मानना था कि इन्होंने एक बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले किया इन दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए। और जो ये कमांडर पूर्णेंदु तिवारी है वो अलधारा कंपनी में पिछले 4 सालों से काम कर रहे थे। और जब ये एलिजेड न्यूज़ ब्रेक हुआ कि इन 8 नेवी वेटरन्स ने स्पाइंग किया है, उसके बाद से जो ये अलधारा ग्लोबल कंपनी है वो शट डाउन कर दिया गया और उसके बाद एक दहारा नाम का कंपनी इसी के सक्सेशन में ओपन किया गया। तो ये इंडियन ब्यूरोक्रेसी और इंडियन फॉरेन सर्विसेज के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि अपने 8 नेवी वेटरन्स को डेथ सेंटेंस से कैसे बचाए। अगर हम लोग के फॉरेन मिनिस्ट्री ने ये काम कर लिया तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट साबित होगा। बट उससे पहले जो भी इंडियन ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको ये पता करना पड़ेगा कि उनके ऊपर असलियत में क्या चार्जेस लगाए गए हैं और किसने ये चार्जेस मतलब अक्यूज़ किया इन नेवी पर्सनल्स के ऊपर कि इन्होंने स्पाइंग किया है। जहाँ तक बाकी थिंक टैंक्स को लगता है कि ये न्यूज़ बेसिकली पाकिस्तान का जो आईएसआई है उसने प्लांट किया और उसी ने ब्रेक किया कतर में और एक फेक एलिगेशन के तहत इन 8 नेवी पर्सनल्स को फंसाया जा रहा है। तो ये जो 8 नेवी वेटरन्स के रिगार्डिंग न्यूज़ है ये अभी बहुत दिनों तक हाईलाइटेड रहेगा। तो अभी हम सब यही होप कर सकते हैं कि इन 8 नेवी वेटरन्स को जल्द से जल्द इंडिया लाया जाए डिप्लोमेटिक चैनल्स के द्वारा। और अगर इन्होंने सही में स्पाइंग किया है इजराइल के लिए तो इनको इंडियन जुडिशियल के तहत जो भी पनिशमेंट है वो दिया जाए। और अगर इनके ऊपर फेक एलिगेशन लगाया गया है तो इसको भी इंडिया को प्रॉपरली वर्ल्ड मीडिया में अच्छे से पोर्ट्रे करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग ये बहुत बार देखते हैं कि इंडिया के ऊपर एलिगेशंस बहुत सारे कंट्रीज लगा देते हैं बट उसको प्रूव नहीं कर पाते। और जब इंडिया प्रूव कर देता है कि जो भी एलिगेशन है वो फॉल्स थे तो इंडिया अपनी इस बात को वर्ल्ड स्टेज तक प्रोपोगेट नहीं कर पाता है। तो इंडिया को ये भी पता करना पड़ेगा कि
इन सब के पीछे मास्टरमाइंड कौन है अगर ये एलिगेशन फॉल्स निकला तो। और इसके बाद हम लोग आते हैं अपने दूसरे न्यूज़ के ऊपर, वो है केरला के अन्नामुलई डिस्ट्रिक्ट में हुए बॉम्ब ब्लास्ट के ऊपर। तो बेसिकली केरला में एक हमास बैक्ड रैली हुआ था जिसमें हमास के फॉर्मर चीफ ने आके भाषण दिया था, एड्रेस किया था जो भी पैलेस्टाइन सपोर्टर्स है केरला में उनको, और उसी के 24 घंटे बाद केरला में एक बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। तो सभी का ये स्पेकुलेशन था कि ये जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है वो बेसिकली हमास बैक्ड किसी सपोर्टर ने किया है अपना प्रोटेस्ट जताने के लिए। और इस केस में जब हम लोग की इंटेलिजेंस एजेंसी ने खोज पड़ताल शुरू किया तो उसी के दौरान केरला में एक पर्सन था डोमिनिक मार्टिन नाम का, डोमिनिक मार्टिन का, उसने ये स्वीकार किया कि ये बॉम्ब ब्लास्ट उसने किया है। और डोमिनिक मार्टिन का ये तर्क था कि वो बेसिकली ये बॉम्ब ब्लास्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको जेहोवा विटनेसेस का जो आइडियोलॉजी है वो उसको पसंद नहीं आया, और उसको जेहोवाज एंड विटनेसेस का जो थिंकिंग है उसके खिलाफ उसको प्रोटेस्ट दर्ज करना था, तो इसीलिए उसने ये बॉम्ब ब्लास्ट किया। इस बॉम्ब ब्लास्ट में किसी भी पर्सन का डेथ नहीं हुआ, 3 जन इस बॉम्ब ब्लास्ट में इंजर्ड है। तो देखिए, जो ये जेहोवाज एंड विटनेसेस है ये क्रिश्चियनिटी का ही एक सेक्ट है। जैसे कि इस्लाम में 2 सेक्ट होते हैं, एक होता है शिया सुन्नी, जैसे कि क्रिश्चियनिटी में भी 2 पॉपुलर सेक्ट्स है, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट, वैसे जेहोवाज एंड विटनेसेस भी एक सेक्ट है। और इंडिया में कुल 60,000 पीपल हैं जो जेहोवाज एंड विटनेस को फॉलो करते हैं। तो जो ये अभी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है उससे एक चीज़ अभी साफ साफ दिखता है कि जो भी ये लोग हैं, चाहे वो किसी भी देश के, उनके अंदर जो टॉलरेंस है वो बहुत ही कम हो गया है। इस पर्सन ने बेसिकली बॉम्ब ब्लास्ट इसलिए किया क्योंकि वो जेहोवाज एंड विटनेसेस के कुछ आइडियोलॉजी को और कुछ उसके बताए बातों को अस्वीकार करता था। और जो ये डोमिनिक मार्टिन है ये खुद भी जेहोवाज एंड विटनेस सेक्ट का ही पर्सन है। तो ये बॉम्ब ब्लास्ट बेसिकली इसने अपने ही कम्युनिटी के लोगों में किया ताकि ये शो कर सके कि ये उनके कुछ बातों को डिसअप्रूव करता है, कुछ बातों को ये नहीं मानता है। और केरला इंडिया के साउथ वेस्ट में बसा एक सुंदर सा स्टेट है। केरला का कुल आबादी 3.5 करोड़ है, वहीं इसमें हिंदूज 54% हैं, क्रिश्चियन 26% और जो मुस्लिम है वो 18%। तो इस स्टेट में बहुत ज़्यादा अलग अलग रिलीजियस आइडियोलॉजी के लोग रहते हैं और यही डाइवर्सिटी एक तरह से इंडिया का भी पहचान है। तो जो ये डोमिनिक मार्टिन है, अभी पुलिस ने उसको अरेस्ट किया और अभी उससे पूछताछ चल रहा है। और इसी बीच शशि थरूर का भी एक ट्वीट आया था कि वो केरला में हुए इस बॉम्ब ब्लास्ट को बहुत ज़्यादा कंडेम करते हैं और बेसिकली वो अभी ये कह रहे हैं कि लोगों के बीच में जो टॉलरेंस है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। और जो ये पैलेस्टाइन से रिगार्डिंग रैली था उसमें शशि थरूर को भी इनवाइट किया गया था, बट बाद में शशि थरूर का जो इन्विटेशन है उसको इसलिए कैंसिल कर दिया गया क्योंकि जब शुरुआत में हमास ने 4000 रॉकेट इजराइल के ऊपर दागे थे तो शशि थरूर ने उस बात को कंडेम किया था कि ये हमास ने एक एक्ट ऑफ टेररिज्म किया है इजराइल के ऊपर। तो इस लाइन के कारण शशि थरूर का जो इन्विटेशन लेटर था इस प्रो पैलेस्टाइन रैली में उसको विड्रॉ कर दिया गया। और अगर आपको मैं बताऊं जेहोवाज एंड विटनेसेस क्रिश्चियनिटी में क्या मतलब बिलीव करते हैं, इनका क्या थिंकिंग है, तो जो ये जेहोवाज एंड विटनेसेस है वो क्रिश्चियनिटी में जो ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट है, फादर द सन एंड द गॉड, उसको ये नहीं मानते हैं और ये बेसिकली जेहोवा को अपना भगवान मानते हैं और इनका ज़्यादा एम्फेसिस भगवान के ऊपर रहता है एज़ कम्पेयर टू जीसस क्राइस्ट। बाकी वहीं क्रिश्चियंस जीसस क्राइस्ट को ही भगवान मानते हैं, बट जेहोवाज एंड विटनेसेस जीसस क्राइस्ट को भगवान का संतान मानते हैं, उनको भगवान नहीं मानते हैं, उनके लिए भगवान जेहोवा है। और इसके बाद हम लोग आते हैं अपने तीसरे न्यूज़ के ऊपर और वो इससे भी ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग है और वो ये है कि इंडिया के कुल 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों का जो आधार रिलेटेड डेटा था वो ब्रीच हो चुका है, मतलब वो डेटा लीक हो चुका है। बेसिकली इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो 140 करोड़ है, उसमें से 81.5 करोड़ लोगों का जो आधार रिलेटेड डेटा था जो उन्होंने ICMR के पोर्टल में दर्ज कराया था कोविड टेस्ट के दौरान। जैसे कि आप सभी को पता है जब कोविड आया था तो हम लोग बीच बीच में कुछ टेस्ट करवाने के लिए जाते थे, उसमें हम लोग को अपना आधार कार्ड और ये सब जो डिटेल्स होता था वो हम लोग को वहाँ पर देना पड़ता था। तो वही डिटेल्स बेसिकली अभी लीक हो चुका है। इस डेटा को किसने लीक किया है ये हम लोग को नहीं पता, ये कहाँ से लीक हुआ वो भी नहीं पता, बट मतलब हम लोग को बस यही पता है कि ये ICMR का डेटा है और ये मतलब कोविड टेस्ट के रिगार्डिंग डेटा है। और इस डेटा में बेसिकली नाम, फैमिली एड्रेस, फ़ोन नंबर, आधार कार्ड नंबर और उसके बाद आपका जो पासपोर्ट नंबर है वो सब डेटा इसमें मौजूद है। और इस डेटा को डार्क वेब में बेचा जा रहा था और इस डेटा को जो बेच रहा था उस पर्सन का यूज़र आईडी था PWN0001 और बेसिकली इस पर्सन ने डार्क वेब में इस डेटा को $80,000 में बोली लगाया था इस डेटा को बेचने के लिए। इससे पहले भी अगस्त 30 को इंडिया के जो इंटरनल लॉ इन्फोर्समेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसका डेटा भी डार्क वेब में सेल किया जा रहा था और वहाँ पर लूशियस नाम का ये यूज़र था जो इंडिया के इंटरनल लॉ इन्फोर्समेंट का डेटा बेच रहा था। तो बेसिकली रीसिक्योरिटी करके एक फर्म है, उन्होंने चेक किया था क्या ये डेटा सही में असली है कि नहीं, तो उन्होंने ये पाया था कि हाँ डेट ऑफ बर्थ और जो आधार नंबर है उसको देखकर जब हम लोग ट्राई करें तो ये आधार कार्ड इजीली डाउनलोड हो जा रहा था। और जो ये आधार कार्ड से रिगार्डिंग डेटा है उसको प्रॉपर एक्सेल शीट में उसका स्क्रीनशॉट भी इस फर्म के द्वारा डाला गया है रीसिक्योरिटी का। और सबसे बुरा बात यह है कि इंडियंस को अभी तक पता ही नहीं था कि उनका जो आधार का डेटा है वो ब्रीच हो गया। यूएस का ये जो फर्म है रीसिक्योरिटी, उन्होंने अपने पोर्टल पे ये न्यूज़ शेयर किया कि 81 करोड़ इंडियंस का जो डेटा है वो ब्रीच हो चुका है और उनका डेटा कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है। तो ये बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग है कि हम लोग का डेटा ब्रीच हो गया, ठीक है, बट इंडियन गवर्नमेंट को इवन इंडिया के जो भी हैकर्स हैं जो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं उनको भी ये पता नहीं था कि ये डेटा ब्रीच हो चुका है। और एक दूसरे कंपनी का एक प्राइवेट फर्म आकर इंडिया को बता रहा है कि आपका डेटा ब्रीच हो गया है और ये ऑनलाइन बिक्री के लिए डाला हुआ है।
आपको अगर मैं फैक्ट के लिए बताऊं तो दुनिया का सबसे बड़ा डेटा ब्रीच हुआ था याहू को लेकर। वहाँ पर 3 बिलियन अकाउंट्स का जो डेटा था वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था। मतलब 3 बिलियन यानी आप सोच सकते हैं 300 करोड़ लोगों का जो डेटा था वो लीक हो चुका था। और याहू में बेसिकली एक यूज़र के मल्टीपल अकाउंट्स भी हो सकते हैं। तो ये 300 करोड़ तो नहीं होगा, 120 100 200 करोड़ तो पक्का होगा। तो दुनिया का सबसे बड़ा डेटा ब्रीच याहू का हुआ था। और अभी गवर्नमेंट इसको एसेस कर रहा है कि ये लॉस कितना बड़ा है और क्या किसी तरह से ये डेटा लाया जा सकता है। बट ये डेटा लाना इम्पॉसिबल है। एक बार वेब में अगर कोई चीज़ किसी के पास चल जाता है तो वो वापस आप रिट्राइव नहीं कर सकते हैं। और गवर्नमेंट में जो चंद्रशेखर है वो अभी CERT के साथ मीटिंग कर रहे हैं और इसके रिगार्डिंग जो भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, जो भी प्रॉपर क्लैरिफिकेशन पब्लिक को देना है उसके रिगार्डिंग बातचीत किया जा रहा है। और अभी गवर्नमेंट का ये फोकस रहेगा कि जल्द से जल्द जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है जो 2023 में ही पास हो चुका था, प्रेसिडेंट का अप्रूवल भी मिल गया था, उसको इन्फोर्स कर दे, मतलब उसको एज लॉ प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर दे। तो इससे जो कंपनी है, जो भी फर्म्स है, उनके ऊपर ये लाइबिलिटी रहेगा कि अगर डेटा ब्रीच हो रहा है तो इसमें आपका दोष है। तो इसी के साथ इस वीडियो का एंड करता हूँ। होप करता हूँ कि आज आपको जो भी न्यूज़ बताया वो आपके काम का होगा और आप अपने फ़ोन, अपना जो भी डेटा है उसको थोड़ा प्रोटेक्शन में रखिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी के एज में सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ डेटा होता है। अभी जितने भी वर्ल्ड पावर्स है वो अपने जो भी डेटा है, जो भी अपने सिटीजन्स के डेटा है, उसको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन से रखते हैं। बट हम लोग के गवर्नमेंट वो इसके ऊपर उतना ज़्यादा अभी ध्यान नहीं दे रहा है। तो इसीलिए आपको अपना डेटा खुद ही संभाल के रखना पड़ेगा। तो इसी के साथ ये वीडियो का एंड करता हूँ। धन्यवाद।